नमस्कार। डॉक्टर एच.एस. गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, इससे पहले हमने बर्नर थ्योरी पढ़ी थी और उस बर्नर थ्योरी के अंदर उसके क्या मुख्य पॉइंट्स थे, उसने क्या समझाने की कोशिश की थी, इसके बारे में हमने पढ़ा। देखिए, वर्नर सिद्धांत के अंदर दो चीज़ें आप ध्यान में रखना। वो एक तो वर्नर ने बताया था कि मेटल है जो है उसकी दो प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दूसरा उसने बताया था कि जिन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होता है उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, और कुछ कंपाउंडों की वर्नर सिद्धांत ने उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, इनके बारे में उसने एक्सप्लेन किया। लेकिन वर्नर सिद्धांत जो है के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, या बहुत सी बातों को वर्नर जो है नहीं एक्सप्लेन कर पाया। संकुलों के बहुत से गुणों को समझाने में वो सक्षम नहीं था, या बहुत से क्वेश्चनों का जो आंसर है वर्नर नहीं दे पाया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज जो है वर्नर सिद्धांत की कमियों के बारे में पढ़ें, उसमें क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियाँ थी। देखिए, वर्नर सिद्धांत के अनुसार कुछ ही तत्व उपसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं, बाकी नहीं। नंबर पहली बात तो ये है कि कुछ ही तत्व जो है वो उपसंयोजक यौगिक बना सकते हैं और बाकी नहीं बना सकते, तो ये बात जो है अब सही नहीं है। दूसरा, संकुलों में उपसंयोजक क्षेत्रों ही क्यों निश्चित ज्यामिति रखता है। उसने कहा कि भाई जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, तो वो उसकी स्ट्रक्चर में उनका रोल नहीं है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर वो नहीं समझा पाया। नेक्स्ट जो है, वर्नर ने जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है, उनमें जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, प्रकाशीय गुण जो है होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में वर्नर ने कुछ नहीं बताया। और एक चीज़ और यहाँ पर यह है कि वर्नर ने कुछ ऐसी जो है लिगेंड्स थे जो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और सेकेंडरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो क्यों है ऐसा, तो उसके बारे में नहीं समझा पाया। इसलिए बहुत सारी कमियाँ वर्नर सिद्धांत की थी, और इन वर्नर सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए नेक्स्ट यहाँ पर पाउली नाम का साइंटिस्ट आया, और उस पाउली नाम के साइंटिस्ट ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत दिया। और ये संयोजकता बंध जो सिद्धांत है, इस कॉम्प्लेक्सों के बहुत से गुणों को समझाने में काफ़ी सफल रहा, और इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, ये धातु और लिगेंड के मध्य जो बॉन्डिंग है, एक तो उसमें बॉन्डिंग, दूसरा उसकी स्ट्रक्चर्स, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उसमें कलर प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स में, इनको समझाने का इसने प्रयास किया, उसको समझाने की कोशिश की, और ये आगे बहुत सारी चीज़ें इसने समझाई भी। तो हम आज जो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कॉम्प्लेक्स मेटल और लिगेंड के मध्य में जो बंध बनता है, उसकी क्या प्रकृति है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट के मान कैसे करेंगे, कलर प्रॉपर्टी होगी, इनको बारे में समझाती है यहाँ पर। वो बहुत डिटेल्स आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन इसको समझने से पहले देखिए आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ लें कि जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, वो हाइब्रिडाइजेशन पर बेस है। इसको मैं पॉइंट्स इसके 1 by 1 डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले आपके माइंड में इस चीज़ को क्लियर कर दो बच्चों कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का जो बेस है वो हाइब्रिडाइजेशन संक्रमण है। और ये थ्योरी इस बात को कहती है कि मेटल और लिगेंड की जो कक्षक होती है, उन कक्षकों के मध्य जो है ओवरलैपिंग होती है, और उस ओवरलैपिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है, और उस हाइब्रिड ऑर्बिटलों को मिला दें तो उसमें उस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है, और उस हाइब्रिडाइजेशन से उस कॉम्प्लेक्स की जो है स्ट्रक्चर्स वगैरह ये बात मालूम चल जाती है। ठीक है, तो
कहने का मतलब ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हाइब्रिडाइजेशन संकरण पर बहस है। ये मैं यहाँ पर आपको कंसंट्रेट क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ पर ज़्यादा कंसंट्रेट क्यों, हाइब्रिडाइजेशन मेटल लिगेंड की कक्षकों के मध्य, एटॉमिक ऑर्बिटलों के मध्य यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कमी होगी तो आगे नेक्स्ट CFT सिद्धांत आएगा तो वो इस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है कि हाइब्रिडाइजेशन या ओवरलैपिंग इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर को वो उसको बिल्कुल खारिज कर देता है। इसलिए दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो आप पहले तो इस बात को ध्यान में रखना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हाइब्रिडाइजेशन पर बेस है, जिससे हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सों में हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकालेंगे और उसका आधार पर इनकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स थे, क्या पॉइंट्स हैं, या ये क्या इस सिद्धांत के क्या बिंदु हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर मुख्य बिंदुओं के बारे में यहाँ पर जो है 1 by 1 डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का देखिए, प्रत्येक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार प्रत्येक धातु आयन जब एक संकुल यौगिक बनाता है तो उपसहसंयोजक बंध बनाता है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका है, उपसहसंयोजक बंध निर्माण के समय धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करता है। इसके लिए मतलब वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसके लिए वो कब संभव है, जब धातु आयन के पास में क्या हो, रिक्त वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध हो। उसी में तो ले सकता है वो, या वो धातु आयन जो है वैकेंट ऑर्बिटल या रिक्त कक्षक प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्त कक्षकों की संख्या, जो वैकेंट ऑर्बिटल उनकी संख्या धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या के बराबर होती है। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने दिया कि FeNH3 का होल 6+3 ये संकुल है, तो इस संकुल में धातु जो है Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयन में है, तो इसमें 6 रिक्त कक्षक होते हैं। ठीक है, कितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे इसमें, 6। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लिया इसने यहाँ पर, CONH3 का होल 4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +2 चार्ज है, तो इस संकुल में Cu+ पर कितने 4 रिक्त कक्षक प्रदान करता है। ये Cu+2 कितने कक्षक यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करेगा, 4। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है इसका, धातु परमाणु संकरण के पश्चात ही रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, अतः धातु आयन द्वारा रिक्त संकृत कक्षक उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो है वो ये है, ये जो रिक्त संकृत कक्षक हैं इनकी ऊर्जा भी समान होगी और ये एक निश्चित आकृति के होते हैं, मतलब इनकी एनर्जी भी समान होगी और इनकी आकृति क्या होगी, एक डेफिनाइट ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये जो है वर्नर सिद्धांत का यहाँ पर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट है पाउली के अनुसार कि धातु आयन के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंड के कक्षक जिनमें अबंधीय इलेक्ट्रॉन होते हैं के साथ अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे धातु और लिगेंड के मध्य सिग्मा बंध बनता है, और इस बंध को हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध। इसको ध्यान से समझ देखिए, यहाँ पर M मेटल लिया है, L यहाँ पर रिप्रेजेंट किया लिगेंड्स। इस लिगेंड्स के पास में लॉन पेयर है, इसके पास में क्या है भाई, यहाँ पर लॉन पेयर है। ठीक है, ये लॉन पेयर है। अब ये जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर कक्षक में है ना, और ये जो मेटल है, इस मेटल के पास में खाली कक्षक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये पॉइंट ये है कि मेटल की खाली कक्षक और लिगेंड की भरी कक्षक, इसके मध्य में यहाँ पर होगी ओवरलैपिंग, और इससे मेटल और लिगेंड के मध्य में क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर सिग्मा बंध बनेगा, और इस बंध को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर एरो से किया है, तो ये जो L से एरो किधर की ओर जा रहा है, मेटल की ओर, तो इस एरो का मतलब है इस बंध बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, लिगेंड। कहने का मतलब लिगेंड की भरी हुई कक्षक और धातु की खाली कक्षक के मध्य अतिव्यापन होगा, और इस अतिव्यापन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, और इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को इसने एरो से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, इन अतिव्यापन की संख्या धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या के बराबर होगी। मतलब अगर मान लिया जाए कोऑर्डिनेशन यहाँ पर
कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। 6 है तो यहाँ पर धातु और लिगेंड की कक्षकों के मध्य कितने कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होगा? 6। कहने का मतलब 6 सिग्मा बंध यहाँ पर या 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, समझ। रिक्त तो डी कक्षक जो संकरण में भाग लेते हैं वे आंतरिक n-1d अथवा n-d कक्षक हो सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ को समझ, देखिए यहाँ पर डी कक्षक का ही इसने जो है मेंशन क्यों की है या उसी का ही जिक्र क्यों किया है, इसको समझ रहे हैं आप। देखिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल होगा वो मोस्टली डी ब्लॉक का है। ठीक है, अब वो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उस डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके पास में मेटल डी ब्लॉक का है, तो उस मेटल के पास में कौन सी खाली कक्षक होगी? डी कक्षक खाली होगी। समझ रहे हो? तो वो जो डी कक्षक है वो आंतरिक भी हो सकती है और वो डी कक्षक क्या हो सकती है? बाह्यतम भी हो सकती है। ठीक है, अगर आंतरिक है तो n-1d इसने रिप्रेजेंट किया और बाह्यतम है तो n-d कक्षक इसने। अब ये अगर उस कॉम्प्लेक्स में धातु की ये जो डी कक्षक है अगर वो आंतरिक भाग ले रही है, n-d कक्षक अगर भाग ले रही है अतिव्यापन में या बंध बनाने में, तो उस संकुल को हम क्या बोलेंगे? आंतरिक कक्षक संकुल, जिसको बोलते हैं इनर जो है ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर धातु और लिगेंड के मध्य में जो बंध बनता है और उस बंध में मेटल की बाह्यतम कक्षक भाग ले रही है, आंतरिक न लेकर के बाह्यतम ले रही है, n-d ले रही है, तो उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो? और ये जो चीज़ है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे जा कर के। तो ये जो चीज़ है इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल वाला जो फॉर्मूला, ये मोस्टली किस पर लागू होगा? उन कॉम्प्लेक्स के लिए लागू होगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। और उसमें अगर इनर ऑर्बिटल ले रही है तो d2sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में d2sp3 संकरण होगा। अगर आउटर ऑर्बिटल ले रही है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये हम डिटेल से बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेंगे यहाँ पर, उसमें पढ़ेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझे? और ये इनर और आउटर से बहुत सारी कलर प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहाँ पर डिफर करेगी, वो हम डिटेल से आगे हम जब लेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पाउली है वो कहता है यदि संकरण में आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं तो ये धातु आयन n-d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के युग्मन द्वारा होता है। मतलब उसमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा, तब इस तरह के संकुल प्रतिचुंबकीय या उनमें, मैंने बोला था, या उनमें कम चुंबकीय गुण रखते हैं, या उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी, स्पिन चक्रण युग्मन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसी प्रकार से यदि बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक भाग लेती है धातु की, तो उसे हम बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। और इसमें क्या है? डी कक्षक में युग्मन नहीं होता, पेयरिंग नहीं होती, तो इस प्रकार के संकुल जो है अनुचुंबकीय गुण रखते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, अगर हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात धातु के किसी भी कक्षक में, किसी भी कक्षक में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कॉम्प्लेक्स इस पाउली के अनुसार कलर प्रॉपर्टी भी रिप्रेजेंट करता है। कलर होगा हरा, पीला, लाल, गुलाबी, उसका कोई सा भी कलर हो सकता है। अगर संकरण के पश्चात धातु के किसी भी कक्षक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा। तो ये जो बहुत सारी चीज़ जो है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ये मेन मुख्य बिंदु थे जो हमने यहाँ पर 1 बाई 1 डिस्कस किए। अब इन पॉइंट्स को हम आगे जा कर के बच्चों, इन पॉइंटों को हम जो है एग्जाम्पल लेंगे और उससे यहाँ पर समझेंगे। तो आपको ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन जो चीज़ है उस पर ध्यान यहाँ रखना है, वो ये रखना है कि ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बेस्ड ऑन, मैंने पहले भी कहा था, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन है।
और इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है मेटल और लिगेंड की कक्षकों के मध्य में यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी और उस ओवरलैपिंग से यहाँ पर जो है अतिव्यापन होगा। उन ओवरलैपिंग से यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मिलाने से उस कॉम्प्लेक्स में मेटल पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा और उस हाइब्रिडाइजेशन से इसकी स्ट्रक्चर्स आ जाएगी, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझ लेंगे और उसकी कलर प्रॉपर्टी को समझ लेंगे। ये हम यहाँ पर जो है बहुत सारे एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम यही चीज़ लेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने में हमें जो है सहायता मिलेगी। कॉम्प्लेक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी को हम इसमें समझेंगे तो 1 बाई 1 यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी तक आप जो है इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुख्य बिंदु जो हैं 1 पॉइंट क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ें, समझें इसको, देन इसको हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लेंगे उस पर हम अप्लाई करेंगे। तो आज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स पढ़े और बर्नर थ्योरी की कमियां इस लेक्चर में पढ़ी। तो आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। आगे हम इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को के यूजेज, कॉम्प्लेक्स लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी समझेंगे, कलर प्रॉपर्टी भी समझेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसको आप पढ़ना, एग्जाम्पल देखना और उन एग्जाम्पलों पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। देखिए उस जो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है उस मेटल का एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए, फिर उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का मालूम हो एटॉमिक नंबर के साथ, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन लिगेंड्स जो है कितने लोन पेयर देगा, कौन सी ओवरलैपिंग हो, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ना और जब जा करके हम आगे इसको जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स आज समझ में आए होंगे। थैंक यू। डॉक्टर एच एस गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।